हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है, जेएच एग्जाम प्लेक्स आपके ग्रेजुएशन का एकमात्र सॉल्यूशन लेके आया है। आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी यहां पर बिल्कुल मुफ्त कर सकते हैं, कोई भी कॉस्ट आपको नहीं पे करना है। ठीक है, तो जेएच एग्जाम प्लेक्स में आपको अभी एमडीसी और माइनर सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। माइनर में आज आपको मैथ्स भी मिलेगा, बायो मिल रहा है पहले से, और एमडीसी में हिस्ट्री मिल रहा है। धीरे धीरे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो भी आपका कमेंट आते जा रहा है, हम लोग सब्जेक्ट्स को हमारी टीम ऐड ऑन करते जा रही है विभिन्न टीचरों के द्वारा। ठीक है, तो अगर आप जेएक्स एग्जाम प्लेक्स पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने वीबीयू के आसपास के जितने भी दोस्त हैं आपके सहपाठी, उन तक ये चैनल को जरूर पहुंचाएं और लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको इनका नोट्स चाहिए, जो भी आज पढ़ाई होगा, और जो पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा एक बात कि हम लोग का एक व्हाट्सएप चैनल है और एक टेलीग्राम चैनल है। दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करें। आपको नोट्स बनाने का आवश्यकता नहीं है, आप उसको नोट्स को आप पढ़ें, या तो आप पीडीएफ फॉर्म में पढ़ सकते हैं या आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ सकते हैं। आप चैप्टर के एंड होगा, जैसे ही ये पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक वन शॉट वीडियो रखेंगे जो कि एमसीक्यूज के लिए होगा। फिर वन शॉट एक वीडियो होगा जो लॉन्ग आंसर के लिए होगा, और हम लोग यहाँ पर जो आपके प्रमुख गेस्ट जो आते हैं, गेस्ट पेपर्स, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे। तो इस चैनल पे बने रहिए और लोगों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन आपको देना था। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, इसके पहले जो 3 क्लास हम लोग देखे हैं हिस्ट्री में, एमडीसी पेपर में, उसमें 1857 का विद्रोह देखे थे हम लोग, पूरे डिटेल में देखे थे। आप उसको पढ़े भी होंगे, आपको समझ में भी आया होगा कि 1800 विद्रोह के कारण और अंग्रेज का दमन, टोटल चीज हम लोग देखे, उनका नेचर क्या था और इफेक्ट लास्ट में, उसके कंसिक्वेंसेस, उसका फल क्या हुआ। ठीक है, तो उसी के फल स्वरूप आप देखेंगे 1857 के बाद ऐसे बहुत सारे छोटे संगठन पनपे, जो कि धीरे धीरे उन लोग के मन में आ रहा था कि इस देश को अब अंग्रेजों से निजात दिलाना है। तो इस निजात पाने के लिए अब उस पूरे, जैसे भगत सिंह निजात दिलाना चाहते थे, उस वायलेंस नेचर के तो नहीं थे, वो बाद में आए, लेकिन उदारवादी तरीके से निजात दिलाने के लिए अंग्रेजों से बहुत सारे ऐसे संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भी बने। जैसे इंडियन एसोसिएशन, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बनाया गया, लेकिन उतना व्यापक नहीं था वो जितना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों बना, उसके पीछे का कारण क्या था, आज हम लोग इसी पर टोटल डिस्कशन करेंगे कि उसका जो मूल कारण था बनने का, वो अलग अलग इतिहासकर्ता के अलग अलग मत हैं, वो मत भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई उसको कुछ और बोल रहा है, कोई और उसको कुछ और कारण बता रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने का। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और कैसे ये, उसका कारण क्या था स्थापना होने का, इस चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है जैसे कि 1857 से पहले, 1857 का होने का कारण क्या था, लोग में विद्रोह का भावना पनपा था, लोगों के मन में रोष था, उसका वो लोग विद्रोह में निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद भी जो अंग्रेज का जो भी पॉलिसी आ रहा था, वो इंडियंस के हित में, भारतीयों के हित में नहीं था, सब उसी लोग के हित में था। तो यहाँ के जो वरिष्ठ, आप बोल सकते हैं जो विद्रोह के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, वो अपना एक संगठन बनाना चाह रहे थे जो अंग्रेजों के लिए लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध जागरूक कर सके, उनको शिक्षित कर सके, और अपना जो ये संगठन है उससे, उसके मदद से लोगों के बीच जो राष्ट्र प्रेम का भावना है उसको जागृत कर सके। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे कि फॉर्मेशन होने का कारण क्या है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास कि फॉर्मेशन होने का कारण आखिर है क्या। तो आप देखेंगे यहाँ पर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना बहुत तेजी से विकसित हुई।
तो मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि 1857 के बाद 1857 से 1900 तक राष्ट्रीय चेतना जो था बहुत तेजी से पनपा। लोग अब अंग्रेजों को पसंद नहीं कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि लोग देश छोड़ के अब यहां से चले जाएं, लेकिन नॉन वायलेंस के थ्रू, उदारवादी तरीके से हम लोग यहाँ उसको निकालना चाह रहे थे, अंग्रेजों को यहां से विकसित हुई। और भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हुआ। तो भारत में यहां पर एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का यहां पर आरंभ होता है। तो ये संगठित राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ ऐसा ही हो जाएगा, एक लोग सिर्फ शामिल होंगे तो हो जाएगा? तो लोगों का संगठन चाहिए। तो संगठन बनाने के लिए आपका उस लोग कार्यकर्ता चाहिए, कार्यकर्ता ही संगठन को ऊपर लेकर व्यापक स्तर देते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इसका नींव पड़ रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो आप देखेंगे दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का नींव पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था उसका नींव कब पड़ा? 1885 में। आप ये ईयर याद रखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी भी आप इसको बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 में। ठीक है, कहां हुआ, कौन किए, अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, घबराना नहीं है। नींव पड़ी। आगे चलकर इसी के नेतृत्व में विदेशी शासन से स्वतंत्रता के लिए भारतीयों ने एक लंबा और साहसपूर्ण संघर्ष चलाया। तो इसी के दौरान जो भारतीय लोग थे वो चाह रहे थे कि हम लोग को अंग्रेजों से निजात मिल जाए, हम लोग का स्वतंत्रता संग्राम जो है इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जरिए हम लोग इसमें सफल हो सकते हैं। ठीक है, भारतीयों ने एक लंबा और साहसपूर्ण संघर्ष चलाया और अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत मुक्त हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो मेन हम लोग का मुद्दा जिस पर आज हम लोग बात करेंगे डिटेल में, वो क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन किया? उस समय के वायसराय कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ? उस अधिवेशन में कितने लोग थे? ये सब का जानकारी आपको अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की योजनाएं अनेक भारतीय जन तैयार करते आ रहे थे। तो इंडियन नेशनल, पहले देखिए, पहले जो नाम था इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम नहीं था। ठीक है, पहले नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक, अब यूनियन को कांग्रेस में चेंज करने में किसका हाथ था? आप इसका कमेंट में आंसर देंगे कि सबसे पहले कांग्रेस शब्द कौन लेके आया था, और इस भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस में कांग्रेस वर्ड को किसने जोड़ा, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे आप कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में कांग्रेस शब्द को किसने जोड़ा। ठीक है, तो राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की योजनाएं अनेक भारतीय जन तैयार करते आ रहे थे। तो धीरे धीरे संगठन पनप रहा था, छोटा छोटा संगठन हर जगह पर धीरे धीरे व्यापक स्तर ले रहा था। लेकिन इस विचार को एक ठोस और अंतिम रूप देने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज और सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम को जाता है। तो अब श्रेय तो दे दिया, ठीक है, किसको श्रेय मिला? एओ ह्यूम को। तो अगर आपसे पूछे कि आईएनसी का स्थापना किसने किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया, तो आंसर क्या होगा? एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, तो ये कौन थे? एक सिविल सर्वेंट थे, एओ ह्यूम, जिन्होंने आईएनसी का स्थापना किया। ठीक है, आगे कहानी बताएंगे कि स्थापना क्यों किया, डफरिन इनको स्थापना करने क्यों बोले, सब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो इस विचार को एक ठोस और अंतिम रूप देने का श्रेय सेवानिवृत्त अंग्रेज और सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम को जाता है। ठीक है, बंबई में दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की। तो यहां से आपका 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए और खुलता है। क्या? एक तो आईएनसी का स्थापना किसने किया और ये स्थापना कहां पर हुआ? तो बंबई में, मुंबई में इसका स्थापना हुआ। किस कॉलेज में, कोई बता सकते हैं? तो
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यहां पर स्थापना हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, कितने लोग इसमें भागीदारी लिए थे? तो आप बोलेंगे 72 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जो पहला अधिवेशन था उसमें। और पहला अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, तो पहले अधिवेशन के समय या 1885 स्थापना के समय वायसराय कौन थे? एक क्वेश्चन वो भी आता है कि वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे आपके कौन? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, अभी हम लोग और चर्चा करेंगे। ये सब जो फैक्ट्स अभी मैंने लिखा है वो सिर्फ है आपका MCQs के लिए, लेकिन आपको ये सब पूरा लिखना पड़ेगा, जो आपका लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर आएगा उसमें। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि आयोजन कौन किया, अध्यक्षता पहला कौन किया। ठीक है, आगे हम लोग अगर देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य इस प्रकार घोषित किए गए: देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, विकसित करना। अब इसका उद्देश्य क्या था? हम लोग इसके उद्देश्य पर अब आ गए हैं। इनका उद्देश्य क्या था? अभी हम लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि कब कौन सा अधिवेशन कब हुआ और कौन से अधिवेशन में कौन कौन सा महत्वपूर्ण जो विचार था वो रखा गया और उसको अपनाया गया। ये सब हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन। जो INC का फॉर्मेशन हुआ उसका कुछ तो उद्देश्य रहा होगा ना। तो उद्देश्य क्या था? तो आपको अगर मोटा मोटी बता दे उद्देश्य, तो लोगों को, पहली बात तो लोगों को एकजुट करना और एक स्ट्रीम लाइन में लाना और सबका एक उद्देश्य करना, तभी आप अंग्रेजों से निजात पा सकते हैं। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस था? एक बड़ा संगठन, और दूसरा इंपॉर्टेंस क्या था? लोगों के बीच जागरूकता। और जागरूकता कैसे आएगी? शिक्षा से। तो शिक्षा का यहां पर बहुत ज्यादा उस पर जोर दिया गया, लोगों को शिक्षित करने में जोर दिया गया और एक संगठन, एक स्ट्रीम लाइन में लाने का बात किया गया। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि पहले अधिवेशन राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य इस प्रकार घोषित किए गए कि देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं, ठीक है, राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना। जैसे मान लीजिए ये इंडिया है आपका, इस पार्ट से कोई होंगे, इस पार्ट से कोई होंगे, यहां पर कोई होगा, यहां पर कोई होगा, तो सबका उद्देश्य सेम होना चाहिए, तभी अंग्रेजों से छुटकारा हम लोग को मिल सकता है। मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए सब में, तभी अंग्रेजों से छुटकारा हम लोग को मिल सकता है। ये कहना था INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उन लोग का। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें, आगे हम लोग अगर देखें तो जाति, धर्म, प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित तथा मजबूत करना, जनप्रिय मांगों को निरूपण तथा उन्हें साकार सरकार के सामने रखना, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना। इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की कि क्या क्या विचार रखा गया था, INC का क्या विचार था, क्या उद्देश्य था इस संगठन को बनाने के पीछे का। अब आप बोल सकते हैं INC एओ ह्यूम का ये मत था कि नहीं था, लेकिन उससे जो जुड़े, INC से जुड़े जो लोगों थे उनका मत तो यही था। तो क्या क्या मत था? अभी थोड़ी देर पहले इसके पिछले स्लाइड में हम लोग देखा कि वहां दो राष्ट्र या दो राज्य के बीच मैत्रीपूर्ण संगठन को बनाना, और नेक्स्ट है आपका धर्म, जाति, प्रांत का भेदभाव खत्म करना। जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल को स्टार्ट किए थे उसको कम करना, उसको कम करेंगे तभी संगठन आराम से आगे बढ़ पाएगा और वो काम कर पाएगा अंग्रेजों को यहां से भगाने में। तो राष्ट्रीय एकता की भावना को लाना। तो पहला आपका क्या था? पहला आपका था मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। दूसरा आपका क्या है? जाति धर्म के नाम पर जो लोग टूट चुके हैं उनको एकजुट करना, मतलब एकता लाना। लोगों के बीच क्या लाना?
एकता लाना। ठीक है। तीसरा आप देखेंगे, जनप्रिय मांगों को निरूपण तथा उन्हें सरकार के सामने रखना। जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको किसके सामने रखना? सरकार के सामने। समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। अब ये कैसे पहुंचेगा इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सरकार तक पहुंचाना। ठीक है। और देश में जनमत को प्रशिक्षित, अभी मैंने आपसे कहा कि सबको शिक्षा देंगे तभी एक संगठन से सब जुड़ पाएंगे, और संगठित करना। ठीक है। जनमत को शिक्षा देना, लोगों को शिक्षा देना और सबको एक संगठन में लाना, एक स्ट्रीमलाइन में लाके जो यहां पर व्यापक स्तर चल रहा है अंग्रेजों को यहां से बाहर निकालने का, उस पर काम करना। ठीक है। आगे हम लोग देखें, कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ह्यूम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वॉल बनाना था। अब देखिए यहां पर दो चीज निकल के आता है, उस चीज को हम बताते हैं। दो चीज निकल के आता है, क्या क्या? जैसे जो स्थापना हुआ था आईएनसी का, उस पर दो मत आता है। एक है आपका सेफ्टी वॉल्व का और एक है तड़ित चालक का। तड़ित चालक का। अब ये सेफ्टी वॉल्व क्या कहना चाह रहे थे सेफ्टी वॉल्व से? सेफ्टी वॉल्व के बारे में क्या विचार था, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सेफ्टी वॉल्व का मतलब था, जैसे एओ ह्यूम स्थापना किए आईएनसी का। लोगों का मानना था कि डफरिन के कहने पर किए थे। डफरिन के कहने पर किए थे। और ऐसा क्यों किए थे? डफरिन के कहने पर किए थे। कुछ लोगों का मत था कि डफरिन के कहने पर एओ ह्यूम ने आईएनसी का स्थापना किया। क्यों? क्योंकि लोगों में जो द्वेष था, जो रोष था, जो क्रोध था, जो विद्रोह का भावना था, उससे बचने के लिए। मतलब जैसे एक आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहेगा तो लोग अपनी बात पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक करेंगे, उसके बाद अंग्रेज तक वो बात जाएगा। ठीक है। तो अपने आप को बचाने के लिए, लोगों के विद्रोह से अपने आप को बचाने के लिए डफरिन जो है वो एओ ह्यूम के जरिए आईएनसी का स्थापना करवाए थे 1885 में। ये कुछ इतिहासकारों का मानना था। ठीक है। लाला लाजपत राय का भी मानना था कि डफरिन एओ ह्यूम जो आईएनसी का स्थापना करवाए थे वो एज अ सेफ्टी वॉल्व कराए थे कि हम लोग पर डायरेक्ट कोई विरोध हम लोग से ना कर पाए, डायरेक्ट विद्रोह हम लोग से कोई ना कर पाए। ठीक है। इसीलिए इसका नाम दिया गया क्या? सेफ्टी वॉल्व। अब ये तड़ित चालक क्या था? आप एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। जैसे आप छोटे होंगे, 8th या 9th में होंगे, तो अगर आपको अपने फादर से डर लगता था तो आप सबसे पहले कोई भी चीज आप बताते थे, कोई भी बात अगर आपको बताना रहता था तो आप सबसे पहले अपनी मदर को बताते थे, अपनी माँ को बताते थे, उसके बाद उनके जरिए फादर को पता चलता था। ठीक है। तो जो ये आईएनसी था, ये आप बोल सकते हैं दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन का काम कर रहा था। एक हो गया ब्रिटिशर्स और दूसरा हो गया भारतीय लोग, इंडियंस या संगठन के लोग। ठीक है। तो आईएनसी एक तड़ित चालक का काम कर रहा था। मतलब जैसे डफरिन सेफ्टी वॉल्व का यहां पर जो कंसेप्ट दिया गया है कि डफरिन अपना काम निकालने के लिए आईएनसी का स्थापना करवाए थे, उसी तरीके से जो उदारवादी नेता थे आईएनसी के, उनका कहना था कि हम लोग भी अपना बात आईएनसी के जरिए ब्रिटिशर्स तक पहुंचा सकते हैं और यहाँ जो भी समस्या है उनका हल प्रेशर देके निकलवा सकते हैं। ठीक है। तो ये तड़ित चालक वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन बॉन्ड था आईएनसी, और ये सेफ्टी वॉल्व का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। इसी चीज को पिछला स्लाइड में आप देखेंगे कि लिखा हुआ था आपके नोट्स में। तो क्या लिखा हुआ है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे एओ ह्यूम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वॉल्व बनाना था। ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस किए, तो इस सेफ्टी वॉल्व को आप अंडरलाइन करेंगे।
सेफ्टी वॉल्व का काम कर रहा था। वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों तथा असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते थे। ठीक है, तो जो भी असंतोष थे, अब असंतोष तो सब थे, किसान भी थे, सिपाही भी थे, तो उन दोनों का मिलाव को रोकना चाहते थे, क्योंकि अगर दो वर्ग मिलेंगे तो विद्रोह का भावना और तेजी से भड़केगा। ठीक है, तो इसलिए आईएनसी को लॉर्ड डफरिन एओ ह्यूम के द्वारा बनाए, जिसको सेफ्टी वॉल्व यहां पर बताया गया है। कांग्रेस के आरंभिक नेताओं को आशा थी कि वे ह्यूम का उपयोग एक तड़ित चालक के रूप में कर सकेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि तड़ित चालक के रूप में, एक कम्युनिकेशन के रूप में जो आईएनसी है वो काम करेगा। जो उदारवादी नेता थे ये सोचते थे कि उनका समस्याओं का हल आईएनसी के द्वारा वो अंग्रेजों से करवा सकते हैं, लेकिन ये कुछ हद तक सही भी था और नहीं भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में इसके कुछ महान अध्यक्षों के नाम इस प्रकार थे। तो उदारवादी नेता में जो प्रमुख नाम है उन नामों को हम लोग अभी देखेंगे, और हम लोग जब इसका देखेंगे कि कौन से अध्यक्ष, अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे और उन लोग के क्या क्या कार्य थे, तो वहां पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ नाम देख लेते हैं कि उदारवादी ऐसे कौन कौन नेता थे जो समय आईएनसी के फॉर्मेशन में संलिप्त थे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में इसके कुछ महान अध्यक्षों के नाम तो कौन कौन है भाई, अंडरलाइन करेंगे। दादा भाई नारोजी इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नारोजी का नाम क्या है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। फिरोज शाह मेहता, ठीक है, बहुत दबंग नेता थे ये। पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन वाले। आरसी दत्त, इनका एक बुक भी है। आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले, तो आपको पता ही होगा गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, कुछ और प्रमुख नेता जैसे एमजी रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, जान रहे हैं आप, शिशिर कुमार तथा मोतीलाल घोष नामक दो भाई, मदन मोहन मालवीय और जी सुब्रमण्यम अय्यर और विजय राघवाचारी और दिनसा ई वाचा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नाम जो है वो आपको दिख रहा है, ये दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, ऊपर वाला ये जो ये पार्ट ये तो पूरा इंपॉर्टेंट है। और यही लोग उदारवादी नेता थे जो वायलेंस पे भरोसा नहीं रखते थे। ये लोग बातचीत से कोई भी चीज को हल करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं था कि हर चीज वो बातचीत से ही माने हैं। और उनके अलावा कुछ प्रमुख नेता यहाँ पर है जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जब हम लोग अधिवेशन पढ़ रहे होंगे, कौन सा अधिवेशन कहां पे हुआ। ठीक है, आगे हम लोग अगर बढ़े, अब देखिए आरंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम और कार्यकलाप। तो यहां पर जब आईएनसी बन गया, जब वहां पर राष्ट्रीय लोग उसमें भाग लेने लगे, तो लोग क्या क्या कार्यक्रम रखे, क्या क्या उनका उद्देश्य के फलस्वरूप काम हो रहा था, जो लोग प्लान बनाए थे अंग्रेजों को यहां से भगाने का, उस पर कुछ नोट्स है, उस पर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, आरंभ के राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था कि देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए सीधी लड़ाई लड़ना अभी व्यवहारिक नहीं था, जो कि सही भी था। उस समय भारतीय लोग इतने मजबूत नहीं थे कि अंग्रेज से फेस टू फेस, उन लोग के पास गन था और जो भी हथियार थे वो लोग हम लोग का दमन कर देते, जो भारतीय लोग हैं उसका दमन कर देते। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जो पहला पॉइंट है राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा जो कहा गया है, जो विचार रखा गया, जो बोला गया, वो एक तरह से ठीक ही बोला गया है कि उस समय इंडियंस इतने सक्षम नहीं थे भारतीय कि वो सीधी लड़ाई अंग्रेज से लड़ पाए, और अगर वो लड़ भी पाते तो जागरूकता की कमी के कारण वो इस लड़ाई को हार जाते हैं, क्योंकि उस समय एकजुटता की कमी थी। आगे हम लोग अगर देखें, जो कुछ व्यवहारिक था यह था कि राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया तथा मजबूत किया जाए। ठीक है,
तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सबसे पहला काम है जो राष्ट्रीय भावना है, देश प्रेम है, उसको जगाना। उसको उसको आप जगाएंगे तो लोग अपने आप एकजुट होंगे और देश को, मतलब ये अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर लड़ाई को लड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो कुछ व्यवहारिक था कि राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया तथा मजबूत किया जाए, बड़ी संख्या में भारतीय जनता को राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिसीजन लेने का बात किया जा रहा था कि लोगों को क्या किया जाए, उसमें राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया जाए और बड़ी संख्या में, बड़ी लार्ज नंबर में जो भारत की जनता है उनमें राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाया जाए। मतलब उन लोग को पॉलिटी के बारे में, इंडियन पॉलिटी के बारे में बताया जाए कि यहाँ पर हम लोग कैसे लड़ सकते हैं अंग्रेज से। तो उसके लिए सबसे पहला काम मैंने पहले भी बताया, शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा है। तो आगे देखें हम लोग, और राजनीतिक तथा राजनीतिक आंदोलन के लिए उन्हें शिक्षित किया जाए, वही बात है। आगे अगर हम लोग बात करें तो पहला महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक प्रश्नों में जनता की रुचि विकसित करना। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा सेट कर ले। तो क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट, पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या उन लोग सोचे थे करने के लिए। तो पहला महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक प्रश्नों में जनता की रुचि विकसित करना तथा देश में जनमत का संगठन करना। तो राजनीतिक प्रश्नों में मतलब एक तरह से जो देश की राजनीति थी उस समय, जो भी थी संगठन के द्वारा या फिर जो भी और बड़े बड़े संगठन है उनके द्वारा, तो उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने का बात हो रहा था कि लोग इस चीज को जाने और हमारा साथ दें, क्योंकि जितना बड़ा भीड़ होगा उतना ही ज्यादा असर होगा उस विद्रोह का जो लोग करना चाह रहे थे उदारवादी तरीके से। ठीक है, दूसरे राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय मांगों का निरूपण किया जाना था ताकि उभरते हुए जनमत को एक अखिल भारतीय स्वरूप मिल सके। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा पॉइंट क्या था कि नेशनल स्टेज पे, राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय मांगों का निरूपण, जो भी लोगों की समस्याएं थी, जो भी उनके मांगे थी, उनको एक स्टेज पे लाना, उनको व्यापक दिखाना कि ये मांगे नहीं मिलेगा तो देश में विद्रोह होगा और फिर से होगा। ठीक है, तो जो लोकप्रिय मांगे थी उनका निरूपण किया जाए तथा उभरते हुए जनमत को एक अखिल भारतीय स्वरूप मिल सके। तो मांग होगा तभी लोगों का भीड़ वहां पर दिखेगा। आप जैसे आप किसी से विद्रोह कर रहे हैं तो विद्रोह क्यों करेंगे आप, या तो वो जो पॉलिसी लाया है उसके विरोध में करेंगे, या आपको जो नहीं मिल पा रहा है उसका विद्रोह आप करेंगे। ठीक है, तो मांग का होना बहुत जरूरी है। मांग आपका क्लियर होना चाहिए, मांग का कॉन्सेप्ट कि आप क्या मांगना चाहते हैं जिसका आप विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगर बात देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीय तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं में राष्ट्रीय एकता पैदा की जाए। आपको पता है कि 1857 हो गया या उससे भी पहले हो गया, बहुत ऐसे देशद्रोही थे जो अंग्रेज के साथ कुछ पैसों के लिए मिल जाते थे और यहाँ पर धोखा देने का काम, देशद्रोह का काम करते थे। तो दूसरा ये काम था कि जितने भी बड़े बड़े नेता थे और जो भी राजनीतिक दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनमें राष्ट्र प्रेम का एकता प्रज्वलित करना और राजनीतिक चेतना प्राप्त कर भारतीयों तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं में राष्ट्रीय एकता को पैदा करना था। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो भी डिस्कशन किए हैं सिर्फ एक ही चीज का बात हो रहा है, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता। अब राष्ट्रीय एकता दो नेताओं में हो, राष्ट्रीय एकता दो कार्यकर्ताओं में हो, राष्ट्रीय एकता जाति में हो, राष्ट्रीय एकता हिंदू मुस्लिम धर्म में हो। ठीक है, सब एकता का बात हो रहा है, शिक्षा का बात हो रहा है। तो आप इतना से तो समझ गए होंगे कि जो उद्देश्य है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो है एकता और शिक्षा। इतना आप समझ गए होंगे। अगर आप इतना समझ के अपने से एग्जाम में लिख लेते हैं तो आपका मार्क्स अच्छा आता है और आपको ये रिवाइज करना बिल्कुल चाहिए, आप और अच्छा लिख पाएंगे। आगे अगर हम लोग बढ़े, आरंभिक में राष्ट्रीय नेता इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि भारत अभी हाल ही में एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में पहुंचा है। तो स्टार्ट में आरंभिक में राष्ट्रीय नेता, जिनको आप उदारवादी भी बोल सकते हैं,
उदारवादी भी बोल सकते हैं, वो लोग क्या सोचते थे, इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि भारतीय अभी हाल ही में एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में पहुंचा है। जो हमारा राष्ट्र है, जो एक अपना राष्ट्र अंग्रेजों से छुटकारा कराने का मांग था, उसमें अभी पहला कदम है, वो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी ये लड़ाई जो है वो लंबा चलने वाला है। क्योंकि उदारवादी ये मानते थे कि उन लोग कोई भी चीज छीन के लेना नहीं चाहते थे, उन लोग बातचीत पर भरोसा करते थे, बात करके समझाएंगे, अगर वो माने तो ठीक है, नहीं तो फिर से बातचीत करेंगे, दूसरे लेवल पे करेंगे और व्यापक स्तर से बात इस पर रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन इन लोग कभी भी नॉन वायलेंस पर अपना जोर नहीं दिए हैं, ठीक है। अहिंसा से ये लोग, हिंसा से ये लोग दूर रहे हैं, ठीक है। कौन? उदारवादी नेता। हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे उदारवादी नेता और जो आपके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब नरम दल और गरम दल। उदारवादी नेता को आप नरम दल के भी बोल सकते हैं, नरम दल के भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मॉडरेट्स, मॉडरेट्स, ठीक है। और उदारवादी, उदारवादी या नरम दल, नरम दल, ठीक है। और एक एक्सट्रीमिस्ट होता है, एक्सट्रीमिस्ट, जो छीन के लेना चाहते हैं, वो अंग्रेज तक हिंसा से कोई भी चीज को छीन के लेना चाहते हैं अंग्रेजों से, ठीक है। और वो भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपने लिए करते थे, वो देश के लिए ही करते थे कि अंग्रेज यहां से जल्दी चले जाएं, ठीक है। तो इस एक्सट्रीमिस्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ये गरम दल के थे, गरम दल, ठीक है। आगे हम लोग अगर देखें, आगे हम लोग अगर देखें तो दूसरे शब्दों में भारत अभी एक नवोदित राष्ट्र था, एक राष्ट्र बनने की स्थिति में पहला कदम था। भारत के राष्ट्रीय स्वरूप को बहुत सावधानी से निखारने की आवश्यकता थी। भारतीयों को बहुत होशियारी से एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया जाना था। तो अभी कैसा स्टेज था? बहुत ही नाजुक स्टेज पे भारत था, जहां पर क्या क्या कठिनाइयां से अभी गुजरना था। सबसे पहले तो लोगों को संगठित करना था। लोगों को संगठित करने में टाइम लगता है, क्योंकि लोगों को समझाना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा कार्यकर्ता, एक अच्छा नेता का काम पड़ता है वहां पर लोगों को संगठित करने में। तो यहां पर अभी जो पहला स्टेज था भारतीयों को देश को आजाद कराने के लिए, उसका पहला फेज चल रहा था, जो ये उदारवादी वाला था। आप बोल सकते हैं 1858 से लेके 1905 तक ये वाला स्टेज बहुत नाजुक स्टेज था। इसमें इन लोगों का कहना था कि अंग्रेजों को समझा के हम लोग अपना बात मनवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अंग्रेज उतने भी समझदार नहीं थे कि इन लोगों का बात तुरंत सुन लें और मान भी लें, ठीक है। लेकिन इन लोग का भी कहना ठीक था, उदारवादी नेताओं का, क्योंकि अभी हम लोग इस हाल में भी नहीं है कि हम डायरेक्ट लड़ के उससे उन लोग को यहां से भगा लें, ठीक है। इसलिए और कोई चारा बचता नहीं, इसलिए लोग किस पर काम कर रहे थे? अपने बातचीत करने पर काम कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग ने क्या देखा? तो आज फॉर्मेशन क्यों हुआ, आईएनसी का फॉर्मेशन क्यों हुआ, उसका उद्देश्य हम लोग ने देखा। क्यों आईएनसी बना, ठीक है, किस उद्देश्य से आईएनसी बना, भारतीयों का क्या उद्देश्य था, भारतीयों का क्या उद्देश्य था, और जो हमारे एओ ह्यूम थे, जो डफरिन के कहने पर आईएनसी का स्थापना करवाए थे, उनका उद्देश्य क्या था, इस पर आज हम लोग ने चर्चा की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग वहां पर चर्चा करेंगे जो गरम दल और नरम दल के लोग थे वो इसमें कैसे अपना हिस्सेदारी लाएं, हिस्सेदारी ला के क्या क्या वो काम किए, किस किस अधिवेशन में क्या इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया जो देश के लिए एक अच्छा साबित हुआ, अच्छा फैसला साबित हुआ, उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे जब हम लोग अधिवेशन को देख रहे होंगे, जो विभिन्न अधिवेशन है, कि बहुत सारे अधिवेशन है जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल हुए और अध्यक्ष भी बने, जैसे गांधी जी कब बने, सुभाष चंद्र बोस कब बने, तो ये सब अध्यक्ष कब बने, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे हम लोग के जो नेक्स्ट क्लास होगा उस पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो छोटा सा डिस्कशन था
जो हम लोग अभी बात किए भारतीय नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर, उसका जो बेसिक था फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। तो फॉर्मेशन को आपको, जो इसका एमसीक्यू का पार्ट है वो तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग भी लेके आएंगे एमसीक्यू का क्लास, लेकिन जो इसका लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर है उसके लिए आपको नोट्स पर निर्भर करना पड़ेगा। और आपको एक बात फिर से बता दें कि आप साथ में ये नोट्स तो आप पढ़ ही रहे हैं, आप कृपया करके आप विपिन चंद्रा बुक भी पढ़ें, ठीक है। ये एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है, इसको आप रेफर करें, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, आप सिलेबस में नीचे जाके देखेंगे तो आपको बुक दिखाई देगा कि कौन सा बुक को आप रेफर कर सकते हैं। वहां पर एक ये बुक है जो यूवीयू के द्वारा नोटिफाई किया गया है कि विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी बुक को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, और ये नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। तो आप घबराए नहीं, आपको नोट्स नहीं बनाना, आप नहीं बनाए, आप चैनल से जरूर जुड़े। चैनल का इसी वीडियो के नीचे आपको उस चैनल, दोनों चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जुड़े और अपना नोट्स को आप प्रिंट आउट कर लें, आप वहीं से रीड करके आप अपना एग्जाम का क्वेश्चन को बनाएं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग नरम दल और गरम दल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।